नरेंद्र मोदी की पार्टी 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद या 22 साल बाद कहां रहेगी? मोदी ने इसका पूरा प्लान तैयार कर रखा है। मोदी बार बार 2047 यूं ही नहीं बोलते, वो अपनी पार्टी के बारे में ये सोचकर बोलते हैं। पिछले 45 साल में बीजेपी ने 2 सीट से 240 सीट तक का सफर पूरा किया है। बीजेपी ने कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन पिछले 11 साल से बीजेपी का ग्रोथ लगभग कांस्टेंट है। दूसरी तरफ राहुल गांधी की पार्टी है जो पूरी तरह डीरेल दिख रही है। 2014 के बाद से मोदी ने पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस ऐसा बदला है कि राहुल गांधी अभी तक नया सिलेबस ही नहीं समझ पाए हैं। मोदी का पर्चा लेटेस्ट ट्रेंड वाला और राहुल का पर्चा आउट ऑफ कोर्स वाला क्यों है, इस रिपोर्ट से समझिए। लोकसभा में 240 मेंबर, राज्यसभा में 98 मेंबर, 28 राज्यों में 1600 से ज्यादा विधायक, 13 राज्यों में अपना मुख्यमंत्री, 7 राज्यों में गठबंधन का मुख्यमंत्री, 28 राज्यों में गवर्नर, 8 केंद्र शासित प्रदेशों में लेफ्टिनेंट गवर्नर, 13.5 करोड़ कार्यकर्ता, 10 लाख एक्टिव मेंबर, 10 लाख बूथों पर बूथ कमेटियां और 6 लाख बूथ अध्यक्ष। बीजेपी ने पॉलिटिकल साइंस का हर क्वेश्चन सॉल्व किया है। मोदी की पार्टी हर एग्जाम में पास हुई है। 45 साल की बीजेपी पिछले 11 साल से केंद्र की सरकार चला रही है। नरेंद्र मोदी 3rd टर्म के लिए देश के प्रधानमंत्री हैं। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा कहते हैं कि उनकी पार्टी ने चुनाव जीतने के साइंस में मास्टरी कर ली है। चुनाव जीतना यह भी एक साइंस है। बीजेपी का चुनाव जीतने का साइंस क्या है? बीजेपी ने ऐसा क्या सीखा जिसे कांग्रेस भूल गई? कांग्रेस अब पूछ रही है कि चुनाव जीतने का साइंस क्या है। कांग्रेस फिर से सीखना चाहती है, लेकिन हिंदुस्तान में पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस बदल गया है और नया सिलेबस कांग्रेस के पल्ले नहीं पड़ रहा। 1980 से बनी बीजेपी 1984 में 2 सीटों पर सिमट गई थी। 2 सीट से बीजेपी आज 240 सीटों पर है। इन 45 सालों में ऐसा भी हुआ जब बीजेपी अपने दम पर 300 सीटों से आगे पहुंची। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज उसी बीजेपी ने अपना स्थापना दिवस मनाया। वंदे 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 वंदे। अगर कांग्रेस होती तो क्या होता? कांग्रेस होती तो सारे नेता दिल्ली में इकट्ठा होते। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सिद्धरमैया, रेवंत रेड्डी, सुखविंदर सिंह सुक्खू सब दिल्ली में आ जाते। एक झंडा फहराया जाता, एक भाषण होता, कुछ फूलमाला चढ़ती और बात खत्म हो जाती। अब देखिए 45वीं सालगिरह पर बीजेपी ने क्या किया। जेपी नड्डा जब दिल्ली में बीजेपी का झंडा फहरा रहे थे, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के रामेश्वरम में नए पम्बन ब्रिज का उद्घाटन कर रहे थे। इस ब्रिज की नींव भी मोदी ने ही रखी थी। आज उद्घाटन भी मोदी ने ही किया। पम्बन ब्रिज का उद्घाटन करते हुए मोदी ने तमिलनाडु के लिए एक बड़ी बात कह दी। मैं तो कभी कभी हैरान हो जाता हूं, तमिलनाडु के कुछ नेताओं की चिट्ठियां जब मेरे पास आती है, कभी भी कोई नेता तमिल भाषी में सिग्नेचर नहीं करता है। अरे तमिल का गौरव हो, मैं सबसे कहूंगा कम से कम तमिल भाषा में अपनी सिग्नेचर तो करो। तमिलनाडु के भाषा विवाद में मोदी का नया दांव क्या गुल खिला सकता है, ये आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले स्थापना दिवस के दिन बीजेपी नेताओं के प्रोग्राम समझ लीजिए। होम मिनिस्टर अमित शाह गुजरात में
इफ्को कलोल के स्वर्ण जयंती समारोह में थे, वो सीधे छत्तीसगढ़ से गुजरात पहुंचे। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में श्री रामनवमी की पूजा कर रहे थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करवार नेवल बेस पर इंडियन नेवी को नया वॉरशिप दे रहे थे। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ रामनवमी का जुलूस निकाल रहे थे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपुर में शतचंडी महायज्ञ कर रहे थे और श्री पोद्दारेश्वर राम मंदिर में रामनवमी की शोभा यात्रा निकाल रहे थे। यह बीजेपी की रेंज है। सबका काम बंटा हुआ है, सबको अपना अपना काम करना है, वो भी विचारधारा से समझौता किए बिना। ऑर्गेनाइजेशन को भी आगे बढ़ाना, इट्स अ साइंस। चुनाव जीतना यह भी एक साइंस है, यह भी एक अपने आप में एक कला है। और वैचारिक अधिष्ठान के साथ बिना कॉम्प्रोमाइज किए उसको पूरा करना, यह भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट है। जेपी नड्डा जब चुनाव जीतने का साइंस डिस्कस करते हैं तो याद रखिए कि साइंस में सिर्फ थ्योरी नहीं होती, प्रैक्टिकल भी होता है। नरेंद्र मोदी की पार्टी थियरी से ज्यादा प्रैक्टिकल पर मेहनत करती है। आज रामनवमी है। 40 साल पहले आज ही के दिन बीजेपी के 2 ही सांसद थे। 1989 में बीजेपी सचमुच राम भरोसे हो गई। 2025 की रामनवमी पर बीजेपी एक नई ताकत के साथ दिख रही है। 2 से 240 हो चुकी बीजेपी को राम का भरोसा है। फिर भी वो केवल राम भरोसे नहीं है, मोदी की पार्टी हिम्मत भी दिखा रही है और मेहनत भी कर रही है। बीजेपी की हिम्मत इस लेवल की है कि तमिलनाडु में 0 एमएलए होने पर भी वो तमिलनाडु में सरकार बनाने का ख्वाब देख लेती है। हिम्मत इस लेवल की है कि पश्चिम बंगाल में अगर कोई पार्टी लड़ रही है तो बीजेपी ही लड़ रही है। आज जब रामनवमी है, रामेश्वर की पवित्र भूमि है, तब मेरे लिए कुछ भावुक पल भी है। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। सशक्त, समृद्ध और विकसित भारत के जिस लक्ष्य को लेकर के हम चल रहे हैं, उसमें बीजेपी के हर एक कार्यकर्ता का परिश्रम है। 3-3, 4-4 पीढ़ियां मां भारती के जय जयकार के लिए खप गई है। मेरे लिए गर्व की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के उस विचार ने, भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं के परिश्रम ने आज हमें देश की सेवा करने का अवसर दिया है। आज देश के लोग बीजेपी सरकारों की गुड गवर्नेंस देख रहे हैं, राष्ट्रहित में लिए जा रहे हैं, वो निर्णय देख रहे हैं और हर हिंदुस्तानी का सीना चौड़ा हो रहा है। बीजेपी की मेहनत का लेवल यह है कि नरेंद्र मोदी संसद में वक्फ बिल पर चल रही बहस को छोड़कर थाईलैंड रवाना हो गए। मोदी दिल्ली से बैंकॉक गए, वहां से कोलंबो गए। कोलंबो में 3 दिन के सारे असाइनमेंट निपटाने के बाद मोदी रामेश्वरम पहुंचे। इस दौरान मोदी दिल्ली लौटे ही नहीं। मोदी ने 75 घंटे नॉनस्टॉप काम किया और किसी से शिकायत नहीं की। होम मिनिस्टर अमित शाह वक्फ बिल पास कराने के दौरान लगातार संसद में मौजूद रहे। 15-15 घंटे तक वो पार्लियामेंट में बैठे रहे। फिर वो दिल्ली से छत्तीसगढ़ गए और छत्तीसगढ़ से गुजरात के कलोल पहुंचे। आज रामनवमी है। गत साल ही रामलल्ला अपने भव्य मंदिर में विराजे हैं। रामनवमी के दिन मेरे साथ प्रभु श्री राम का जयकारा लगाएंगे। बोले जय श्री राम,
जय जय श्री राम। ओडिशा में कभी बीजेपी की सरकार बन जाएगी, अटल आडवाणी के समय ऐसा सोच भी नहीं सकते थे। तब ओडिशा और बंगाल जैसे राज्यों में 1 या 2 सीट निकल जाएं, यही बड़ी बात थी। 2014 में मोदी आए तो उन्होंने ओडिशा में भी सरकार बनाने के बारे में सोचा और 2024 में कर दिखाया। बंगाल भी अलग नहीं है। एक समय था जब पश्चिम बंगाल में बीजेपी का एक ही सांसद हुआ करता था। तपन सिकदर दमदम से जीत जाते थे, बाकी सीटों पर बीजेपी हार जाती थी। बंगाल में बीजेपी आज भी लड़ रही है, लेकिन अब वो जीतने के लिए लड़ रही है, सरकार बनाने के लिए लड़ रही है। परमिशन लेना पड़ रहा है। मुस्लिम लीग 2 सरकार चल रहा है। राम मंदिर उद्घाटन का दिन 22 जनवरी, इसका चीफ मिनिस्टर ने कलकत्ता में मिছিল किया। महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताया। हिंदू धर्म को खिलाफत कमेटी का प्रोग्राम ईद का दिन गंदा धर्म बताया। ये बिगाड़ने का काम चीफ मिनिस्टर और उनकी सरकार कर रहा है। एक रहेगा तो सेफ रहेगा और बांटना मत। इस बार बंगाल का सनातनी बांटेगा नहीं, वो 500 रुपया में बिकने वाला नहीं है। आज किसी का बात हिंदू लोग बंगाल में सुनने वाला नहीं है। काल से जुलूस शुरू हो गया है, आज सुबह से चल रहा है, रात 10 बजे तक चलेगा, पीसफुल तरीके से चलेगा। बीजेपी जहां सत्ता में नहीं है या सत्ता में पार्टनर नहीं है, वहां भी नंबर 2 फोर्स बीजेपी ही है। बंगाल में बीजेपी एकदम से चुनाव नहीं जीत सकती। उसे मालूम है कि ममता के काडर से लड़ना पड़ेगा, इसलिए वो लड़ रही है। लड़ते रहो तो जीत अवश्य मिलेगी। दिल्ली में बीजेपी 27 साल तक लड़ती रही। 27 साल के बाद आखिरकार उसे जीत मिल ही गई। बंगाल में भी बीजेपी को जीत का यकीन है। यही तृणमूल कांग्रेस पहले बोलते थे कि राम बहिरागत है, बंगाल का नहीं है, रामनवमी बंगाल का कल्चर नहीं है। आज वही तृणमूल कांग्रेस बोल रही है कि राम हाँ सबका है। हम तो पहले से ही बोलते आ रहे राम सबका है। तो सद्बुद्धि हो तृणमूल कांग्रेस को, और इन हिंदुओं से जो चुनावी हिंदू है, ये चुनाव के समय हिंदू होते हैं, राहुल गांधी जैसे हिंदू, तो इस चुनावी हिंदू से बच के रहना है हिंदुओं को, नहीं तो इसका हरण होना है। बीजेपी के पास कैडर है और उससे भी बढ़कर बीजेपी के पास लीडर है। बीजेपी के पास कैडर हमेशा से था। संघ से होने वाली विचारधारा की सप्लाई कभी बंद नहीं हुई। उस विचारधारा को जब वाजपेयी जैसा लीडर मिला तो केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी। फिर जब बीजेपी के कैडर को मोदी जैसा लीडर मिला तो पार्टी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। देश के हर राज्य, हर कोने में जिस तरह बीजेपी के कार्यकर्ता जमीन से जुड़कर कार्य करते हैं, गरीबों की सेवा करते हैं, वो देखकर मुझे गर्व होता है। मैं भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं। मैं उन्हें अपनी शुभकामनाएं देता हूं। 2014 में 44 सीटें, 2019 में 52 सीट और 2024 में 99 सीट। राहुल गांधी वाली कांग्रेस लगातार 3 चुनावों में लोकसभा की 100 सीट भी नहीं जीत पाई। पिछले 11 साल से सत्ता से बाहर बैठी कांग्रेस अब अकेले अपने दम पर खड़ा होने की बात कर रही है। कांग्रेस ने कई दशक के बाद जिला स्तर के नेताओं की मीटिंग बुलाई तो खड़गे ने बिहार और यूपी में अपने दम पर चुनाव लड़ने की बात कही। 4 तारीख को बिहार की बैठक हुई इंदिरा भवन AICC मुख्यालय में। उसमें आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रतिपक्ष नेता जननायक राहुल गांधी जी शामिल हुए और खड़गे जी ने ये कहा कि पूरे भारत में कांग्रेस को मजबूत करना है, अपने दम पर खड़ा होना है। अगर 30 सीट यूपी बिहार से अगर आ जाती तो हम सरकार बना लेते। तो उनका कहना है कि पूरे भारत में कांग्रेस को जो है अपने पैर पर खड़ा होना चाहिए। कांग्रेस की दिक्कत यह है कि जब वो थ्योरी का पेपर तैयार कर लेती है तो प्रैक्टिकल बिगड़ जाता है। जब कांग्रेस प्रैक्टिकल करने जाती है तो थ्योरी का पेपर बिगड़ जाता है। ताजा मामला वक्फ का है। कांग्रेस ने खुलेआम मुसलमानों के साथ खड़ा होने की कोशिश की, लेकिन हुआ ये कि सॉफ्ट हिंदुत्व की पटरी पर आने की कोशिश कर रही कांग्रेस की रेल डीरेल हो गई।
समंदर में तूफान जबरदस्त है, लहरों के थपेड़े जबरदस्त हैं। ये छोटी किश्तियां टिक नहीं पाएंगी, जहाज पर सवार हो जाएगी। अब जहाज पर सवार होने का वक्त आ गया, अगर लड़ना है और नहीं मानोगे तो डूबने के लिए तैयार रहो। पार्लियामेंट के अंदर अगर ईमानदारी के साथ देखने का काम कर लो तो तुम्हें तस्वीर साफ नजर आ जाएगी, मुझे बताने की जरूरत नहीं। तस्वीर साफ नजर आएगी कि कौन पार्लियामेंट के अंदर संजीदगी के साथ तुम्हारी लड़ाई की और तुम्हारी बात कर रहा था और कौन हंसी छिटौले कर रहा था। इमरान मसूद जैसे नेता छोटी और रीजनल पार्टियों का साथ दे रहे मुसलमानों को कांग्रेस के साथ जुड़ने के लिए चारा फेंक रहे हैं। कांग्रेस के टारगेट पर कौन है? यूपी में सपा और बिहार में आरजेडी। जब कांग्रेस अकेले लड़ने की बात करती है तो सपा और आरजेडी को ही माइंड में रखती है। इमरान मसूद जब मुसलमानों को छोटी कश्ती से बड़े जहाज में आने को कहते हैं तब भी उनके दिमाग में सपा और आरजेडी ही घूमता है। हकीकत यह है कि 1989 के बाद कांग्रेस यूपी बिहार में जब भी अकेले लड़ी हमेशा सिंगल डिजिट में ही रही। राहुल ने बिहार पर नया वीडियो मैसेज निकाला है। राहुल बिहार जा रहे हैं। 7 तारीख को मैं बेगूसराय आ रहा हूँ। आपकी जो समस्याएं हैं, इश्यूज हैं, बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक और जो सरकारी नौकरियां एक के बाद एक कम की जा रही हैं, प्राइवेटाइजेशन जिससे आपको फायदा नहीं मिल रहा है, इसके खिलाफ हम यात्रा कर रहे हैं। नाम पलायन यात्रा है। आप सब आइए, व्हाइट टी शर्ट पहन के आइए तो पूरी दुनिया को बिहार के युवाओं का इमोशन दिखे, बिहार के युवाओं की समस्याएं समझ आए और बिहार की सरकार को प्रेशर आए और हम इस सरकार को बदल पाए। जैसे दिल्ली में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को हरवाया, क्या राहुल गांधी तेजस्वी यादव के बारे में वही सोच रहे हैं? आने से कोई रोकेगा नहीं। सुना है कि बेगूसराय जाएंगे, बिहार आ रहे हैं, व्हाइट कॉलर के शर्ट पहन करके और आह्वान किया है, प्रायश्चित का आह्वान करें। इनको प्रायश्चित करना चाहिए। जिस बेगूसराय में आ रहे हैं, इनके बाबूजी ये क्या कहते थे मैं नहीं जानता, पापा कहते कि डैडी कहते, लेकिन इनके बाबूजी ने बेगूसराय में गछा था कि पेट्रोकेमिकल्स खोलेंगे। 85 नहीं खोल पाए। नरेंद्र मोदी 25,000 करोड़ लगा करके ऑयल रिफाइनरी से अब पेट्रोकेमिकल्स भी होगा। फर्टिलाइजर बंद हो गया था, फर्टिलाइजर को 17 गो पुल गंगा जी पे दिया। आंख उनका चौंधिया जाएगा जब नरेंद्र मोदी का सड़क और नीतीश कुमार का विकास देखेंगे तो।